नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही मजेदार सफर पर चलते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो हजारों साल पुरानी है, पर जिसके राज आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरान कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। ये इतिहास की एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने में आज भी सब लगे हुए हैं। आइए मिलकर इस रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। कभी सोचा है कि आज से कोई 5,000 साल पहले, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग शायद ठीक से घर बनाना भी नहीं सीखे थे, तब हमारे भारत की जमीन पर कैसे शानदार और सुनियोजित शहर बसे हुए थे? जी हाँ, और ये कोई मामूली शहर नहीं थे। इनकी प्लानिंग इतनी जबरदस्त, इतनी सटीक थी कि आज के मॉडर्न आर्किटेक्ट्स भी देखकर दंग रह जाते हैं। उनकी सड़कें, उनके घर, नालियां, सब कुछ एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे इसकी भूली बिसरी कहानी। फिर देखेंगे उनके कमाल के शहर। जानेंगे कि वहां के लोग अपनी जिंदगी कैसे जीते थे, उनकी कला और मान्यताएं क्या थीं। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सभ्यता खत्म कैसे हो गई? चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई, इतनी बड़ी और इतनी एडवांस्ड सभ्यता हजारों सालों तक दुनिया की नजरों से ओझल कैसे रही? इसकी खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इसकी खोज की कहानी भी, पता है, बड़ी फिल्मी है। 1850 के दशक में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो मजदूरों को जमीन के नीचे से कुछ अजीब पक्की ईंटें मिली, पर उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया। असली कहानी तो शुरू हुई 1921 में, जब पुरातत्वविदों ने हड़प्पा और फिर मोहनजोदड़ो में खुदाई शुरू की। और देखते ही देखते एक पूरा का पूरा खोया हुआ शहर दुनिया के सामने आ गया। और जब ये सभ्यता मिली ना, तो इसका साइज देखकर तो सब दंग रह गए। ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी। ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैली हुई थी। अंदाजा लगा सकते हैं, ये आज के भारत के लगभग 1/3 हिस्से के बराबर है। इसे और आसानी से समझते हैं। उस जमाने की दो सबसे मशहूर सभ्यताएं थीं, मिस्र, जो अपने पिरामिड के लिए जानी जाती है, और मेसोपोटामिया। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता इन दोनों के कुल क्षेत्रफल को भी अगर मिला दें, तो भी उनसे कहीं ज्यादा बड़ी थी। कमाल है ना? तो इतना बड़ा एरिया तो था, पर उनके शहर कैसे थे? चलिए अब उनके शहरों के अंदर झांक कर देखते हैं, क्योंकि उनकी एडवांस सोच का सबसे बड़ा सबूत उनकी टाउन प्लानिंग में ही मिलता है। उनके शहर देखकर लगता है जैसे किसी बहुत ही माहिर इंजीनियर ने डिजाइन किए हों। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं, बिल्कुल किसी चेसबोर्ड की तरह। शहर को दो हिस्सों में बांटा गया था, एक ऊंचा हिस्सा जिसे दुर्ग कहते हैं, और एक निचला शहर। और सोचिए, वो आज की तरह पक्की आग में पकाई हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे। मोहनजोदड़ो में तो एक ऐसी चीज मिली है जो उनकी इंजीनियरिंग का मतलब एक चमत्कार ही है। ग्रेट बाथ। ये एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल जैसा था, लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा, और ये पूरी तरह वाटरप्रूफ था। सोचिए 5,000 साल पहले ये सब करना कितना मुश्किल रहा होगा। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये लोग वाटर मैनेजमेंट में भी एक्सपर्ट थे। धोलावीरा जैसे शहर में पानी को इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े जलाशय बनाए गए थे। वो पानी की हर बूंद की कीमत जानते थे। ठीक वैसे ही जैसे आज हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, वो ये काम हजारों साल पहले कर रहे थे। अच्छा, शहर तो बहुत बढ़िया थे, पर इन शहरों में रहने वाले लोग करते क्या थे? उनकी रोज की जिंदगी कैसी थी? चलिए पता लगाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? खुदाई में आज तक एक भी सिक्का नहीं मिला। इसका मतलब है कि वो लोग पैसे का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो फिर खरीद बिक्री कैसे होती थी? जवाब है बार्टर सिस्टम से, यानी चीज के बदले चीज। मान लीजिए किसी को अनाज चाहिए, तो वो बदले में मिट्टी के बर्तन या कपड़े दे देता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका व्यापार बिना किसी नियम कानून के चलता था। अरे उनका सिस्टम तो कमाल का था। इसका सबसे बड़ा सबूत है उनके वजन तौलने वाले बाट। ये बाट पत्थर के बने थे और हजारों किलोमीटर दूर अलग अलग शहरों में भी बिल्कुल एक जैसे मिले हैं। और ये सब 16 के अनुपात पर आधारित थे। खेतीबाड़ी में भी ये लोग किसी से कम नहीं थे। गेहूं और जौ तो उगाते ही थे, पर दुनिया को इनकी सबसे बड़ी देन थी कपास। जी हाँ, ये माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले कॉटन की खेती सिंधु घाटी के लोगों ने ही शुरू की थी।
अब जरा उनकी कला, उनकी संस्कृति को समझते हैं, क्योंकि किसी भी सभ्यता को जानने का सबसे अच्छा तरीका होता है उनकी बनाई चीजों को देखना कि वो क्या सोचते थे और किस पर यकीन करते थे। और यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे गहरा राज, उनकी लिखावट। हमें उनकी हजारों मोहरें मिली हैं जिन पर कुछ निशान बने हुए हैं। ये उनकी भाषा है, उनकी लिपि है। पर अफसोस की बात यह है कि आज तक दुनिया का कोई भी विद्वान इसे पढ़ नहीं पाया है। सोचिए, अगर हम इसे पढ़ पाते तो इतिहास के कितने राज खुल जाते। उनकी एक मोहर तो बहुत ही खास है, जिसे पशुपति मोहर कहते हैं। इसमें एक व्यक्ति योग की मुद्रा में बैठा है, उसके सिर पर सींगों वाला मुकुट है और चारों तरफ जानवर हैं। कई एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये भगवान शिव का ही एक शुरुआती रूप हो सकता है, जिन्हें पशुपति यानी पशुओं का स्वामी भी कहा जाता है। उनकी कला का एक और बेहतरीन नमूना है कांसे से बनी ये डांसिंग गर्ल की मूर्ति। इसे बनाने में जो तकनीक इस्तेमाल हुई उसे लॉस्ट वैक्स तकनीक कहते हैं। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत ही एडवांस थी। ये दिखाता है कि वो धातु की कारीगरी में कितने माहिर थे। तो सब कुछ इतना अच्छा था, इतने एडवांस शहर, इतना बढ़िया व्यापार, इतनी अच्छी कला, फिर हुआ क्या? ये पूरी की पूरी सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? ये शायद इस कहानी की सबसे बड़ी पहेली है। एक बात तो पक्की है, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये महान सभ्यता धीरे धीरे ढलान की तरफ जाने लगी। शहर खाली होने लगे, व्यापार ठप पड़ गया। पर सवाल वही है, क्यों? देखिए, इसका कोई एक सीधा सा जवाब किसी के पास नहीं है। ज्यादातर इतिहासकार अब ये मानते हैं कि किसी एक वजह से नहीं, बल्कि कई सारी चीजें एक साथ हुई होंगी। हो सकता है मौसम बदल गया हो, सूखा पड़ गया हो, या फिर सिंधु नदी ने अपना रास्ता ही बदल लिया हो, या शायद कोई बड़ी बाढ़ आई हो, या व्यापार में गिरावट आ गई हो। इन सब वजहों ने मिलकर शायद इस महान सभ्यता का अंत कर दिया। तो 100 साल से ज्यादा की खोजबीन और रिसर्च के बाद भी इस कहानी में कई पन्ने अभी भी खाली हैं, और कुछ सवाल आज भी हमारे सामने वैसे ही खड़े हैं। हम नहीं जानते कि वे कौन सी भाषा बोलते थे, उनके राजा कौन थे, या उनकी लिखी हुई बातों का मतलब क्या है। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर किसी दिन उनकी ये लिखावट समझ ली गई तो सोचिए, हमें अपने अतीत के बारे में और कौन सी चौंकाने वाले बातें पता चलेंगी।